चूज अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। ये बात कही थी कन्फ्यूशियस ने। कन्फ्यूशियस एक चाइनीज फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा कि आप वो काम को चूज करिए जिसको कि आप प्यार करते हैं, जिसको करते हुए आपको मजा आता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में कभी भी एक सिंगल डे भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बात बिल्कुल सटीक भी है, बिल्कुल सही भी है। क्योंकि मान लो जैसे कोई सिंगर है, अगर वो गाने गाना उसको अच्छा लगता है तो वो उस काम को कभी भी बोझा नहीं समझेगा, बल्कि वो उस काम को एंजॉय करेगा। ऐसे ही कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, अगर उसको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, स्केच बनाना उसको अच्छा लगता है, तो वो उस काम को कभी भी उसमें उसको बोरियत फील नहीं होगी, बल्कि वो उसको एंजॉय करेगा। तो आपको हमेशा अपनी जिंदगी में वही काम चूज करना चाहिए जो करते हुए आपको मजा आए, जिसमें आपका पैशन लगता हो। तो फिर आपको कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम 200 से ज़्यादा ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि आप 12th क्लास के बाद, बीएससी के बाद, एमएससी के बाद, पीएचडी के बाद में आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम हर एक डिपार्टमेंट की हर एक डिटेल और उसके हर एक जॉब के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और आपके फ्रेंड्स के साथ में आपके फैमिली मेंबर्स अगर कोई है तो उनको आप ये सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपका देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो आपके दिमाग में इसके बारे में क्लैरिटी होगी कि हमें क्या क्या करियर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा, अगर आपसे भी अगर कोई डिस्कस करता है कि कौन सा जॉब या कौन सी करियर ऑप्शंस को उसे चूज करना चाहिए, तो आप उसको भी गाइड कर सकते हैं कि भाई ये वाले जो ऑप्शंस हैं ये इस फील्ड के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये वीडियो देखना और अपने घर वालों के साथ में शेयर करना और अपने जो फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ में शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। हमारा नाम है सुशील मुलोदिया। एमएससी हमने जूलॉजी से किया है। सीएसआईआर नेट, गेट, टीआईएफआर, गेट बी, आईसीएमआर जेआरएफ, ये सब एग्जाम्स हमने क्वालिफाई किए हैं। तो विद ऑल दीज क्रेडेंशियल्स आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो भी जानकारी होगी वो सब ऑथेंटिक होगी और आप बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को डिटेल में समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप 12th पास करते ही सबसे पहली जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो आपकी क्या होती है। तो सबसे पहले आप जैसे ही आपने 12th पास करी तो आप डिफेंस सेक्टर में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसमें कि इंडियन आर्मी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इन सभी के अंदर आप 12th पास करते ही एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं जिनमें कि आप 12th पास करते ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो सेक्टर है वो है हमारा एनडीए का। एनडीए जो है इसके अंदर 3 विंग्स होती हैं। एक होती है आर्मी विंग, दूसरी होती है नेवल विंग और तीसरी होती है एयरफोर्स विंग। यहां पर आपने 12th चाहे किसी भी स्ट्रीम से करी हो तो आप आर्मी विंग के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास फिजिक्स है और आपके पास मैथ्स है तो ही आप नेवल विंग और एयरफोर्स विंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास एयरफोर्स और नेवल विंग में जाने का चांस तभी होगा जब आपके पास 12th क्लास में फिजिक्स और मैथमेटिक्स हो। ठीक है, तो ये हो गया एनडीए। तीसरा जो ऑप्शन आता है आपके पास वो होता है एसएससी सीएचएसएल। इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके अंदर जो क्लर्क की जॉब होती है उसके लिए ये वैकेंसी निकलती है, एसएससी के द्वारा निकाली जाती है। एग्जाम लगता है इसमें सीएचएसएल का, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो ये एग्जाम देने के बाद में आप अपॉइंट किए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्लर्क के रूप में। इसके बाद में अगली जो वैकेंसी है या अगला जो जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके पास वो है आपकी एसएससी एमटीएस। इसके अंदर मल्टीटास्किंग सर्विसेज होती है ये, तो इसके अंदर भी आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एमटीएस के फॉर्म में वहां पर अपॉइंट किए जाते हैं। इसके अलावा 12th क्लास पास करने के बाद आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो अलग अलग वैकेंसीज निकाली जाती हैं, क्लर्क की वैकेंसीज निकाली जाती हैं और कई सारी वैकेंसीज निकाली जाती हैं, तो उनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में एलडीसी की जो वैकेंसीज होती हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग निकाली जाती हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो अपनी खुद की एलडीसी की वैकेंसी निकालते हैं, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं 12th के बाद में। इसके अलावा एक जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है, तो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी भी आप 12th क्लास पास करने के बाद में उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें 12th क्लास तक का जो लेवल होता है वही क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप पढ़ करके थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं और
थोड़ी सी अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईटीआई भी आप कर सकते हैं। आईटीआई जो है वो अलग अलग स्ट्रीम्स में होती है, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, जैसे कि फीटर हो गया, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग इसके स्ट्रीम जैसे ब्रांच होती हैं बीटेक के अंदर, वैसे यहाँ पर ब्रांचेज होती हैं आईटीआई के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद में आप अलग अलग प्राइवेट जॉब्स के अंदर भी या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई करने के बाद में। तो ये हो गए आपके 12th क्लास करने के बाद आपके डायरेक्ट जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपके पास 12th जो है आपने साइंस स्ट्रीम से करी है, तो साइंस में या तो आपके पास होगी बायोलॉजी या फिर होगी आपके पास में मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है और बायोलॉजी में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब इनमें से कुछ जो ऐसी चीजें होंगी जो कि दोनों में कॉमन होंगी, तो वो हम बायोलॉजी का जब डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें कर लेंगे। अभी मैथमेटिक्स के अंदर हम सिर्फ उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स वाले ही कर सकते हैं। जैसे हमने अभी देखा था कि नेवल विंग और एयरफोर्स विंग जो एनडीए की होती है उसमें जाने के लिए आपके पास में मैथमेटिक्स यानी फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे और स्ट्रीम्स हैं, कई सारे ऐसे जॉब हैं जिनके अंदर कि आप सिर्फ मैथमेटिक्स से जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप इंजीनियरिंग में अगर जाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग के लिए आपके पास में मैथमेटिक्स ही होनी चाहिए 11th 12th के अंदर। तो इसके लिए आप एग्जाम देंगे, एग्जाम होता है जेई मेंस का एग्जाम। जेई मेंस का एग्जाम देने के बाद में आप अगर इसको क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद में एग्जाम होता है जेई एडवांस का। और जेई एडवांस के बाद में आप हमारे इंडिया के अंदर कई सारी जो आईआईटीज हैं, आईआईटी जैसे कि बॉम्बे है, जैसे कि दिल्ली है, जैसे कि खड़गपुर है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी आईआईटीज हैं, तो उनके अंदर आप बीटेक करने के लिए एलिजिबल होते हैं जेई एडवांस क्वालिफाई करने के बाद में, ठीक है। अब आपने बीटेक किया, उसकी ये इसके बाद में आप एमटेक भी कर सकते हैं। अब बीटेक जो है वो कई सारे स्ट्रीम्स के अंदर होता है, अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं बीटेक करने के लिए, तो उन स्ट्रीम्स के अंदर आप ब्रांचेज के अंदर आप बीटेक कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, जैसे मैकेनिकल हो गया, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, जैसे सिविल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बीटेक कर सकते हैं। इसके अलावा बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। पीएसयू जो होते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इसके अलावा प्राइवेट जॉब्स जो होते हैं, प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं, उनके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होते हैं इंजीनियरिंग के सेक्टर जिनमें कि आप सिर्फ मैथमेटिक्स से जा सकते हैं। दूसरा जो सेक्टर है मैथमेटिक्स का वो है आप हायर स्टडीज के अंदर जा सकते हैं। हायर स्टडीज का जो पूरा सेक्शन है वो हम बायोलॉजी के साथ में ही इसको कंबाइंड करके ही वहां पर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपने 12th क्लास बायोलॉजी से करी है तो आपके पास दो तरीके के ऑप्शंस हैं। पहला तो है हेल्थ केयर का ऑप्शन और दूसरा है आपका हायर स्टडीज का ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेल्थ केयर का ऑप्शन, तो ये सिर्फ बायोलॉजी वाले ही कर सकते हैं, इसके अलावा इसको कोई ऑप्ट नहीं कर सकता। अब हेल्थ केयर के अंदर एक तो मेडिकल डिपार्टमेंट होता है, एक नर्सिंग डिपार्टमेंट होता है, एक फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है और एक पैरामेडिकल डिपार्टमेंट होता है। तो इन एक एक डिपार्टमेंट को हम अलग अलग करके डिस्कस करते हैं। अब तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट की, मतलब कि अगर आपको बनना है डॉक्टर तो उसके लिए आपको मेडिकल सेक्टर में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए अलग अलग आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है एमबीबीएस का कोर्स। तो एमबीबीएस का कोर्स जो है ये आपको करना पड़ेगा अगर आपको डॉक्टर बनना है। इसके अलावा आप डेंटल अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीडीएस का कोर्स करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन में जाना है तो आपको बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी ये करना पड़ेगा। अगर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन में जाना है तो फिर उसके लिए आपको BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी करना पड़ेगा। अगर आपको वेटरनरी डिपार्टमेंट में जाना है तो उसके लिए आपको BBSC होता है एक कोर्स, ये करना पड़ेगा और उसके बाद में आप डॉक्टर बन सकते हैं। अब इसके लिए जैसे MBBS जो है, BDS जो है, इसके लिए आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं या फिर इसमें जब एडमिशन ले रहे होते हैं तो इसके लिए एग्जाम लगते हैं कई सारे। तो एग्जाम्स में सबसे पहला जो एग्जाम है जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहता है उसका नाम है नीट, ठीक है। तो नीट का एग्जाम जो है वो देते हैं आप, उसमें 11th 12th लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। और इसके बाद में आप इसमें अगर क्वालिफाई करते हैं तो इंडिया की जो बहुत बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है, वहां पर आप एमबीबीएस करने के लिए, बीडीएस करने के लिए आप बुलाए जाते हैं, ठीक है। ये काउंसलिंग के द्वारा आपको बुलाया जाता है। इसके अलावा एम्स का एग्जाम होता है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अगर आपको एम्स से एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है तो उसके लिए आपको एम्स का एग्जाम देना पड़ेगा। इसी तरीके से एक एएफएमसी का एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज,
ठीक है। तो जो आर्म्ड फोर्सेज की हमारी मेडिकल कॉलेज है जो कि पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, तो वहां से भी आप एमबीबीएस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एएफएमसी का एग्जाम देना पड़ेगा। इसी तरीके से एक जिपमर का एग्जाम होता है, इसके द्वारा भी जिपमर की खुद की एक यूनिवर्सिटी टाइप में है या कॉलेज जिसको बोल सकते हैं वो है, तो वहां से भी आप एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं। इसी तरीके से बीवीएससी जो है इसके लिए भी आपका एग्जाम होता है, कई सारे स्टेट्स के अंदर एग्जाम होता है और कई सारे स्टेट्स के अंदर आपको मेरिट बेस पे भी लिया जाता है। तो जैसे भी आपके स्टेट में हो आप उसी अनुसार इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मेडिकल डिपार्टमेंट। दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो है आपका नर्सिंग। तो नर्सिंग अगर आप मेडिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो बहुत बढ़िया सेक्टर है, ठीक है। लेकिन उसमें एक दिक्कत क्या है, एक तो उसमें लंबी पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। दूसरी बात है कि उसमें आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि वो 5-7 साल तक 10 साल तक आपको स्टेबल होके वहां पर पैसे मिलने चाहिए घर वालों की तरफ से, तब आप इतना कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा है आप नर्सिंग करना चाहते हैं, तो नर्सिंग के लिए आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप जीएनएम कर सकते हैं, इसके अलावा आप एएनएम भी कर सकते हैं। एएनएम जो है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, तो गर्ल्स ही सिर्फ एएनएम कर सकती हैं, लेकिन जीएनएम जो है ये बॉयज भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग, ये जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर नर्स के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नर्स जो कि डॉक्टर से नीचे होते हैं, ऐसे ही जो वेटरनरी हॉस्पिटल होते हैं, जो जानवरों के हॉस्पिटल होते हैं, उनके अंदर भी नर्स होते हैं। उनके लिए आपको एक कोर्स करना पड़ता है जिसका नाम है AHDP, एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम। तो ये करके आप 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए, 2 साल का कोर्स होता है ये। और ये करके आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर जो प्राइवेट वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर आप एज ए नर्स वहां पर अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो ये होता है नर्सिंग का सेक्टर। अगला जो सेक्टर है वो है फार्मेसी का सेक्टर। फार्मेसी का मतलब होता है जो आपके दवाइयां जो हैं उनसे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वो है फार्मेसी का। तो इसके लिए आप डी फार्मा कर सकते हैं, जो कि एक 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। 2 साल का कोर्स होता है जिसको बोलते हैं हम डी फार्मा। तो इस कोर्स के बाद में आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आप एज अ मेडिकल रिसेप्शनिस्ट आप वहां पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर बी फार्मा करते हैं, तो बी फार्मा जो है ये 3 साल का कोर्स होता है। ये करने के बाद आप जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके अंदर आप एज ए केमिस्ट वहां पर अपॉइंट किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बी फार्मा में ही और हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो आप एम फार्मा भी कर सकते हैं, जो कि 2 साल का होगा। इस तरीके से आप 5 साल का ये जो पूरा कोर्स है ये भी कर सकते हैं, और उसके बाद में आपकी जो सैलरी होगी दैट विल बी वेरी हैंडसम अमाउंट, ठीक है। तो आप बहुत बढ़िया वहां पर सैलरी प्राप्त कर रहे होंगे। ये ज़्यादातर प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, तो उनके अंडर आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट वैकेंसीज भी इनकी बहुत सारी निकलती हैं जिनके अंदर की आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला सेक्टर है आपका पैरामेडिकल सेक्टर। पैरामेडिकल सेक्टर भी मेडिकल सेक्टर की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ये लोग होते हैं थोड़े टेक्निकल टाइप के, मतलब जो टेक्नोलॉजी जो है उनसे रिलेटेड ये लोग होते हैं। अब जितनी भी जो मशीनें हैं, जितने जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने जो टेस्ट वगैरह होते हैं, उन सबको करने का काम होता है पैरामेडिकल वालों का, ठीक है। कोई नई मशीन आई है उसके बारे में डॉक्टर को जानकारी हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, तो इसलिए उन मशीनों के बारे में, उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, उन टेस्टों के बारे में जानकारी देना पैरामेडिकल वालों का काम होता है। तो ये आप डिप्लोमा कर सकते हैं पैरामेडिकल के अंदर, जैसे कि आपका सबसे पहला जो डिप्लोमा है वो है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो ये डिप्लोमा आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ईईजी टेक्नोलॉजी, ईसीजी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ईईजी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। तो ये इतनी सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं इनसे रिलेटेड आप डिप्लोमा कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने ईसीजी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया है, तो उस हॉस्पिटल के अंदर, जिस भी हॉस्पिटल में आप काम करेंगे उसके अंदर आप लैब में जो ईसीजी होती हैं उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी होंगी उनके बारे में जानकारी आपको होगी, तो आपसे वो सारे काम करवाए जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारे मेट्रो सिटीज होते हैं उनके अंदर ये वाला जो सेक्टर है इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। अभी तक इसका स्कोप इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब आने वाले टाइम में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आप ये जो डिप्लोमाज हैं ये
थोड़े टाइम के डिप्लोमा होते हैं और फीस भी इनकी बहुत कम लगती है, इसलिए आप ये डिप्लोमा करिए और उसके बाद में आप किसी भी हॉस्पिटल में, जो मेट्रो सिटीज़ में हॉस्पिटल होते हैं, उनके अंदर आप अच्छा खासा अमाउंट यहाँ से अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया सेक्टर है पैरामेडिकल सेक्टर। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं जो हमारे स्पेशल एरियाज के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, जैसे कि बायोलॉजी हो गया, उनके बारे में। अब हम बात करेंगे जो जनरल चीज़ें हैं जो कि आप हायर स्टडीज़ में कर सकते हैं 12th क्लास के बाद में, उनके बारे में। ये जो चीज़ें अब बात करेंगे हम, ये कोई भी कर सकता है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हों, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हों, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हों, आप सभी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आप 2 साल का एक BSTC का कोर्स होता है, ये आप कर सकते हैं। 2 साल का होता है ये, और इसके बाद में जब गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी तो आप उसमें 3rd ग्रेड टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप 3rd ग्रेड टीचर बन सकते हैं BSTC करने के बाद में। 2 साल का कोर्स होता है ये 12th क्लास के बाद। एग्जाम लगता है पहले इसका, और उसके बाद आपको जो कॉलेज होती है वो अलॉट की जाती है। इसके अलावा अगर आप BBA करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम करना चाहते हैं, तो आप BBA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो अलग अलग बिजनेसेस होते हैं उनका एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना, उनका मैनेजमेंट करना, ये सारे काम होते हैं BBA किए हुए लोगों के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सिखाया जाता है कि कैसे क्या मैनेज किया जाता है चीज़ों को। इसके बाद में BBA के बाद आप MBA भी कर सकते हैं, जो कि होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप होटल मैनेजमेंट के सेक्टर में जाना चाहते हैं तो BHM कर सकते हैं आप, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद आप अलग अलग होटल्स के अंदर, अलग अलग जो और ऐसे बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर आप अपॉइंट कर लिए जाते हैं, जहां पर कि आप मैनेजमेंट का काम देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लॉ के सेक्टर में जाना चाहते हैं, अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले क्लेट का एग्जाम देना होता है, जिसको बोलते हैं हम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो क्लेट का एग्जाम देने के बाद आप BA LLB करेंगे, जो कि 5 साल का कोर्स होता है एक। ठीक है, 5 साल का कोर्स करने के बाद आप 2 साल का LLM भी कर सकते हैं, जो कि हायर स्टडीज होती है एक तरीके से, मास्टर ऑफ लॉ। तो ये भी आप 2 साल का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद में आप एडवोकेट के रूप में किसी भी कोर्ट के अंदर आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद में आप अगर जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक कोर्स करना होता है जिसका नाम है मास कम्युनिकेशन। तो ये मास कम्युनिकेशन का जो कोर्स है वो एक BA जैसा कोर्स होता है, जिसको बोलते हैं हम मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन करने के बाद आप किसी टीवी के चैनल के अंदर, न्यूज़ चैनल के अंदर, या फिर किसी समाचार जो होते हैं हमारे समाचार पत्र, न्यूज़पेपर जो होते हैं, उनके अंदर आप एक तरीके से पत्रकार के रूप में काम कर सकते हैं वहाँ पर। इसके अलावा आप फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग का जो सेक्टर है वो भी बहुत बढ़िया सेक्टर है, जहाँ पर कि पैसे की भरमार है एक तरीके से। ठीक है, अब फैशन डिजाइनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कपड़े काट के सिल दिए, ये फैशन डिजाइनिंग नहीं होती, बल्कि यहाँ पर प्रॉपर आपको सिखाया जाता है कि कैसे डिजाइन की जाती है कपड़ों की। ठीक है, तो इसके बाद में आप बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके अंदर भी आप अपॉइंट किए जा सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा अमाउंट जो है आपको मिलेगा सैलरी के रूप में। ये हो गया आपका हायर स्टडीज के अंदर जो अलग जो सेक्टर है वो। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, आप टीचर वगैरह अगर कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है। तो इन्हीं हायर स्टडीज में सबसे पहले आता है आपका BSc। 12th क्लास के बाद में आप BSc करें। BSc जो है, BSc करने के बाद में 3 साल का कोर्स होता है BSc का, और इसको करने के बाद में आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं, जिसके अंदर कि आपके IAS, IPS, IFS, IFOS, तो ये सारी जो ऑफिसर्स बनते हैं जो गवर्नमेंट के, ये सिविल सर्विसेज के द्वारा बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं UPSC। तो UPSC का एग्जाम आप दे सकते हैं BSc के बाद में। दे तो आप BA के बाद में सकते हैं और BCom के बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बायोलॉजी से रिलेटेड बात करें इसलिए मैंने BSc का नाम लिया। इसके अलावा अगर आप स्टेट PCS का एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कि राजस्थान के अंदर होता है हमारे RAS का एग्जाम होता है, जो कि RPSC कंडक्ट करवाती है, तो इसी तरीके से हर एक स्टेट की अपनी PCS होती है, तो वो भी वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक तरीके से रिक्रूटमेंट करती है, या उनकी वैकेंसी निकालती है, जहाँ पर कि आप अप्लाई करते हैं, एग्जाम होता है आपका, इंटरव्यू होते हैं, और उसके बाद में आप ऑफिसर्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप SSC CGL के एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में जो अलग अलग इंस्पेक्टर लेवल की जो पोस्ट होती है, जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर हो गए, तो वहां पर आप SSC CGL के थ्रू जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में आप PO की पोस्ट के लिए एलिजिबल तभी हो पाते हैं जब आप BSc कर रखी हो आपने, या फिर आपने BA कर रखी हो, मतलब कि आपने
ग्रेजुएशन कर रखी हो तभी आप अपना जो बैंकिंग सेक्टर में पीओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि आईबीपीएस के द्वारा निकाली जाती है वैकेंसी, एसबीआई के द्वारा निकाली जाती है, अलग अलग बैंकों के अंदर आईबीपीएस के द्वारा भी निकाली जाती है। इसके अलावा बीएससी के बाद में आप हायर स्टडीज में जा सकते हैं, जो कि हम बोलते हैं एमएससी। ये तो हो गया बीएससी। अब बीएससी के बाद में अगर आपको बीएड करना है तो बीएससी हमने देखा कि 3 साल का कोर्स है और बीएड जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है। तो इस तरीके से पहले 3 साल बीएससी करो, उसके बाद में 2 साल एमएससी करो। तो इससे बचने के लिए कई सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ऐसा करती हैं कि इंटीग्रेटेड बीएससी करवाती हैं, जिसमें कि आपको 4 साल में 4 ईयर के अंदर ही दोनों चीजें बीएससी प्लस बीएड करवा दी जाती हैं। और बीएससी और बीएड अगर आपने कर रखी है तो आप सेकंड ग्रेड टीचर के लिए, थर्ड ग्रेड टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं। जब भी वैकेंसी निकाले गवर्नमेंट तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप पहले 3 साल बीएससी करो और उसके बाद में 2 साल एमएससी करो, 2 साल बीएड करो। तो ऐसे 5 साल लगा करके फिर भी आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद में अगर आप बीएससी कर रहे हैं, उसके बाद में बीएड करी आपने और उसके बाद में आपने एमएससी करी है, तो फिर आप स्कूल लेक्चरर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल लेक्चरर के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो बीएड प्लस एमएससी, ये दोनों चीजें होती है। ठीक है, तो बीएससी, बीएड प्लस एमएससी, अगर ये तीनों चीजें आपके पास हैं तो आप स्कूल लेक्चरर बन सकते हैं। आप सेकंड ग्रेड में भी जा सकते हैं क्योंकि आपके पास में बीएड है, और आप थर्ड ग्रेड में भी जा सकते हैं क्योंकि आपके पास में बीएड है। इसी तरीके से आप पहले एमएससी करके फिर बीएड करते हैं बीएससी के बाद में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही प्रोसीजर होगा। आप स्कूल लेक्चरर लग सकते हैं, आप सेकंड ग्रेड में लग सकते हैं, आप थर्ड ग्रेड में लग सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप बीएससी के बाद में एमएससी जो करते हैं, तो उसके बाद में एमएससी के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज और डिस्कस करते हैं। बीएससी में एडमिशन या तो आप अपने आसपास जो गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर जो प्राइवेट कॉलेज है उनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीएससी करनी है तो उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? अलग अलग यूनिवर्सिटी खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो डीयू है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि सीयू, हर एक स्टेट की, कई सारे स्टेट्स के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो अपने एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं यूजी में एडमिशन के लिए, बीएससी में एडमिशन के लिए। इसी तरीके से जेएनयू है, बीएचयू है, एएमयू है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है। इसी तरीके से हर एक स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, सभी यूनिवर्सिटीज अपने बीएससी एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं। तो उन एग्जाम्स को दे करके, उन एग्जाम्स को क्वालिफाई करके आप उन यूनिवर्सिटीज के अंदर आप बीएससी कर सकते हैं, या बीए कर सकते हैं, या बीकॉम कर सकते हैं। तो वहां से, यूनिवर्सिटीज से आप अगर बीएससी करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को वहां से मिलेगा, बजाय कि आप अपने लोकल अगर किसी कॉलेज से बीएससी करते हैं तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आपको बीएससी करनी है तो आप जरूर इनमें से किसी भी एक यूनिवर्सिटी का या फिर कई सारी यूनिवर्सिटीज का एग्जाम दे करके फिर वहां पर एडमिशन लेना ज्यादा प्रीफर करें। ठीक है, तो ये होता है बीएससी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपने बीएससी करी है बायोलॉजी के साथ में, तो कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि बायोलॉजी वालों को, बीएससी किए हुए बायोलॉजी वालों को डायरेक्ट अपॉइंट करते हैं अपने यहां पर। अब ये इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, जैसे कि सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, जैसे कि सेंट्रल जू अथॉरिटी, जैसे कि रीजनल रिसोर्स सेंटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जैसे कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो हमारा WTI है, जैसे कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट में ACF FRO की वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि जू और म्यूजियम के अंदर जो क्यूरेटर की वैकेंसी होती है, जो कि जू का या फिर म्यूजियम का रखरखाव करते हैं, उनका मैनेजमेंट करते हैं, उनकी वैकेंसीज हो गई। जैसे कि मैनेजर हो गए बॉटनिकल गार्डन्स में, बायोलॉजिकल पार्क्स में, कंजर्वेशनल रिजर्व्स के अंदर। तो इनके अंदर जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उनके लिए ये सिर्फ बायोलॉजी वालों को ही लेना प्रीफर करते हैं, सिर्फ उन्हीं को लेते हैं। तो अगर आपने बायोलॉजी से बीएससी करी है तो आप इन डिपार्टमेंट्स में निकलने वाली वैकेंसीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपको अच्छी खासी पेमेंट ये देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब ना करके अपना खुद का कुछ ऐसा बिजनेस करना है जिसमें कि आपकी अर्निंग बहुत बढ़िया अर्निंग हो, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ रिलायंट, जो कि आत्मनिर्भर, जिसकी बात आजकल हमारे प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। तो वो होता है आत्मनिर्भर, कि मतलब खुद पर ही निर्भर। तो ऐसे जो सेक्टर हैं वो बायोलॉजी वालों के लिए बहुत अच्छे सेक्टर माने जाते हैं। क्यों? जैसे मान लो कि एनिमल हस्बेंड्री का एक
पूरा सेक्टर है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है क्या कि आप एनिमल्स की मेटिंग करवाएं, उनका रखरखाव करें, उनसे और जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनकी आप सेलिंग करें, जैसे कि कुत्ते हो गए, डॉग्स की, जैसे कि कैट्स हो गए, ठीक है। इस तरीके के जो जानवर होते हैं जो कि लोग पालना पसंद करते हैं, तो इनकी आप ब्रीडिंग करवा सकते हैं। अच्छे अच्छे जो ब्रीड्स होते हैं उनकी आप मीटिंग करवा करके और आप उनका पुनबा जो है वो बढ़ा करके आप उनको बेच सकते हैं। तो वहां पर आपको बहुत अच्छी खासी इनकम होती है, ठीक है। तो आप एनिमल हस्बेंड्री का जो सेक्टर है वो अपना सकते हैं। इसके अलावा आप पोल्ट्री फार्मिंग में जा सकते हैं, जो मुर्गी पालन होता है। मुर्गी पालन के लिए आपके पास में थोड़ा सा जगह होनी चाहिए आपकी, और इसके अलावा आपके पास थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होना चाहिए, और उसके बाद में आप मुर्गी पालन जो है वो कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा खासा पैसा आपको रिटर्न के रूप में मिलेगा। इसी तरीके से जो पिगरी होती है, जो सूअर पालन होता है, उसमें भी बहुत अच्छा खासा पैसा होता है, तो आप वहां पर भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से पिसीकल्चर जो है वो भी आप कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं मछली पालन। तो मछली पालन अगर आप करते हैं तो वहां पर आप बहुत अच्छी खासी अर्निंग वहां से अर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से पर्ल कल्चर जो होता है, इसके लिए आपको एक कोर्स करना होता है, थोड़ा सा छोटा सा कोर्स होता है एक, और वो कोर्स करने के बाद में आप पर्ल कल्चर करेंगे तो आपके जो अर्निंग के चांसेस होंगे वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पर कई सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि वो वहाँ पर समझाते हैं आपको, जो मोती पालन जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। इसी तरीके से आप नर्सरी खोल सकते हैं खुद की। नर्सरी का मतलब जहाँ पर आप प्लांट्स को, अलग अलग वैरायटीज के जो प्लांट्स हैं वो वहाँ पर बनाए जाते हों, उगाए जाते हों, और उनकी सेलिंग जहाँ पर की जाती है उसको बोलते हैं हम नर्सरी। तो अगर आप नर्सरी खोलते हैं तो वहां पर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब ये जो सारे सेक्टर हैं ये करने को तो कोई भी कर सकता है, आप चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो, किसी से भी हो कर सकते हैं। लेकिन इनमें जो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर इनको समझने के जो चांसेस होते हैं वो बायोलॉजी वालों के ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों है? मान लो कि आप पिसीकल्चर कर रहे हो, मछली पालन कर रहे हो, अब पानी के पीएच को नापना है, वो पीएच कितना होना चाहिए, उसमें अमोनिया की मात्रा कितनी होनी चाहिए पानी में, इससे ज़्यादा तो नहीं है, उसके लिए कौन कौन से केमिकल्स का यूज करना है, कौन कौन सी वेराइटीज की या कौन कौन सी ब्रीड की आपके पास जो मछलियां हैं वो होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो बायोलॉजी वाले ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आप इन सेक्टर के अंदर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो रिटर्न होगा वो दैट विल बी वेरी बिग अमाउंट। तो आप सेल्फ रिलायंट की तरफ अगर आपके पास हैं थोड़े से संसाधन तो आप इसमें जाना, मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप इसमें जाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है तो एकेडमिक्स में जाने के लिए आपको बीएससी के बाद में, आपने बीएससी कर ली, उसके बाद में आपको एमएससी करनी पड़ेगी, ठीक है। एमएससी जो है वो कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या फिर कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर एमएससी होती है। जैसे कि अगर आपने बीएससी बायोलॉजी से करी है तो एमएससी आप बॉटनी से कर सकते हैं, आप जूलॉजी से कर सकते हैं, आप केमिस्ट्री से कर सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, आप मोलिकुलर बायोलॉजी से कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री से कर सकते हैं, साइटोलॉजी से आप एमएससी कर सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से कर सकते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी से कर सकते हैं, एंटोमोलॉजी से कर सकते हैं, मरीन बायोलॉजी से कर सकते हैं, फिशरीज से कर सकते हैं, टॉक्सिकोलॉजी से कर सकते हैं, कैंसर बायोलॉजी से कर सकते हैं, फोरेंसिक साइंसेज से कर सकते हैं। तो इन इतने सारे जो ये डिपार्टमेंट्स हैं या इतने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आप एमएससी मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हैं, जिसके बाद में कि इनसे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स होंगे उनके अंदर आप वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि फोरेंसिक साइंस में अगर आपने बीएससी किया है, ये एमएससी किया है, तो इसके लिए आप इसके बाद में आप फोरेंसिक जो डिपार्टमेंट होता है उसमें जो भी वैकेंसी निकलेंगी तो इन्हीं लोगों को वो प्रीफर करेंगे, इन्हीं लोगों को वो लेंगे, क्योंकि आपको इसके बारे में पहले से नॉलेज है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट या फिर जो भी स्ट्रीम या फिर जो भी आपको ठीक लगता है वो आप इसमें से चूज करके आप अपनी एमएससी जो है इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात। इसके बाद में हम बात करते हैं कि वैसे ही जैसे बीएससी में एंट्रेंस एग्जाम होता है वैसे ही एमएससी में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। आपने बीएससी करी, उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, आरयू और हर एक यूनिवर्सिटी खुद के एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। वो एग्जाम्स आप देंगे, उसके बाद में आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। अलग अलग जो हमारे सब्जेक्ट्स जो अभी हमने देखे थे, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, इनके अंदर। इसके अलावा अगर आप आईआईटी से एमएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एग्जाम लगता है जिसका नाम है आईआईटी जैम, ठीक है। तो ये जो एग्जाम है ये आप बीएससी के बाद में देते हैं और इसके बाद आप आईआईटी से एमएससी कर सकते हैं।
तो जो इतनी सारी IIT जो हमारे हैं उनके अंदर आप MSc कर सकते हैं IIT JAM का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में। तो ये हो गया हमारे MSc के बारे में। अब बात करते हैं हम कि MSc के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो MSc के बाद में सबसे पहला जो ख्वाब जो सबका होता है वो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, कि आप MSc के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जो कि कॉलेज में पढ़ाते हैं, कॉलेज लेक्चरर भी जिनको बोलते हैं हम, तो वो आप बन सकते हैं। इसके लिए आपको MSc करनी पड़ेगी। MSc के बाद आपको CSIR नेट या फिर UGC नेट करना जरूरी है, और इसके अलावा अगर आपके पास PhD है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो MSc होनी चाहिए आपके पास, या उसके बाद आपको नेट या जिसको स्लेट भी बोलते हैं, कुछ जो स्टेट हैं वो अपना यहाँ पर स्लेट भी कंडक्ट करवाते हैं, जो स्टेट लेवल का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो भी कंडक्ट करवाते हैं, और ये होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज निकलती हैं अलग अलग PCS के द्वारा या अलग अलग यूनिवर्सिटीज के द्वारा, उनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात। इसके बाद में अगर आप PhD करना चाहते हैं तो PhD करने के लिए आपको फेलोशिप की रिक्वायरमेंट होती है। फेलोशिप का मतलब क्या है, मान लो कि PhD जो है वो कम से कम 3 साल PhD में लगते ही लगते हैं, उसके बाद में आप 4 साल 5 साल 6 साल भी लग सकते हैं PhD के अंदर। तो इतने साल तक आप, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अपने घर वालों के पैसे लगाकर ही PhD करते रहोगे और रिसर्च करते रहोगे। ठीक है, इसके लिए आपको अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये जो अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो आपको फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको हर महीने पर मंथ आपको 35 से 40 हज़ार रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये इसको बोलते हैं JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये JRF के लिए एग्जाम्स होते हैं, और ये एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद में आपको PhD करने के लिए फेलोशिप दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, सबसे पहला जो एग्जाम है वो है CSIR। ये एग्जाम जो है ये सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले ही दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास साइंस है तो आप ये CSIR जो नेट का एग्जाम होता है ये आप दे सकते हैं। इसके अलावा UGC का एग्जाम जो है, UGC नेट का एग्जाम कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स का हो कॉमर्स का हो, तो वो दे सकता है। इसके अलावा जो साइंस में बायोलॉजी वाले जो है वो एनवायरमेंटल साइंस का भी उसमें एग्जाम जो है दे सकते हैं UGC नेट का। इसके अलावा ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वहाँ का जो JRF की जब एग्जाम होता है तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको JRF अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको फेलोशिप मिल जाएगी। इसके अलावा गेट का एग्जाम होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आप अगर IIT से, जो IIT दिल्ली है, IIT बॉम्बे है, IIT खड़गपुर है, IIT कानपुर है, तो वहाँ से अगर आप अपनी PhD करते हैं तो उसके लिए आप फेलोशिप ले सकते हैं गेट के थ्रू। इसके अलावा अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT JRF अगर क्वालिफाई करते हैं तो उसके द्वारा भी आपको, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में फिर PhD करते हैं तो आपको फेलोशिप मिल सकती है DBT के द्वारा। इसके अलावा जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ICAR, वो भी अपने स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर में रिसर्च करने के लिए फेलोशिप देता है। तो ICAR का भी अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो भी आपको फेलोशिप मिल सकती है। इसके अलावा बार्क का एग्जाम भी आप दे सकते हैं। बार्क होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये मुंबई के अंदर स्थित है, और इसके अंदर भी क्या होता है, एग्जाम आपको देना पड़ेगा। वो क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप वहां पर PhD के लिए एनरोल कर सकते हैं, और साथ में आपको वहां पर PhD करने के बाद आप वहां पर साइंटिस्ट के रूप में अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो ये होता है बार्क का एग्जाम। इसके अलावा DRDO जो है, DRDO के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं पूरे इंडिया के अंदर, तो वो अपने अपने JRF निकालते हैं टाइम टाइम पे, तो उनके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो DRDO से अगर आपको JRF मिलता है तो वहां से भी आप PhD कर सकते हैं। इसके अलावा एक TIFR होता है जिसको बोलते हैं हम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसका एग्जाम देके आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो टाटा इंस्टीट्यूट से भी आप अपनी जो PhD होती है वो कर सकते हैं। इसके अलावा इसी का स्कोर, टाटा इंस्टीट्यूट का जो TIFR का जो स्कोर होता है, इसी एग्जाम के स्कोर से बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जैसे कि अशोका यूनिवर्सिटी है, जैसे कि बोस यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जैसे कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर है, तो ये सारे इंस्टीट्यूट भी इसको अपना आधार मानते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग ये लोग भी अपने, अगर आप वहां पर अप्लाई करते हो तो वहां से आपको इंटरव्यू कॉल होता है। तो अगर वहां से आप PhD करते हो तो भी आपको TIFR के थ्रू जो फेलोशिप है वो दे दी जाती है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी होती है। इंस्टीट्यूट फेलोशिप का मतलब है अगर किसी यूनिवर्सिटी से आप PhD करना चाह रहे हो तो वहां का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद में इंस्टीट्यूट या जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा भी आपको फेलोशिप मिल जाती है। तो ये होती हैं अलग अलग जो JRF हैं जिनके थ्रू आप फेलोशिप प्राप्त करके PhD कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिनसे कि आप अपनी जो PhD है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो CSIR के इंस्टीट्यूट हो गए। CSIR के
इंडिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, 35-40 के समथिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो वहाँ से आप अपनी पीएचडी जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा डीबीटी जो है, डीबीटी के जो सेंटर्स हैं वहाँ से आप पीएचडी कर सकते हैं। आईसीएमआर से खुद से अपना पीएचडी कर सकते हैं, आईसीआर से भी पीएचडी कर सकते हैं, डीआरडीओ से भी पीएचडी कर सकते हैं। एम्स जो होता है, एम्स अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो वहाँ से भी आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा बार्क का जो एग्जाम होता है तो बार्क से भी आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि जेएनयू है, डीयू है, सीयू है, बीएचयू है, एएमयू है, वहाँ से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से भी आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा टीआईएफआर से भी आप पीएचडी कर सकते हैं। तो इतनी सारी जगह हैं जहाँ से कि आप पीएचडी कर सकते हैं, इतने सारे एग्जाम्स हैं जो कि क्वालिफाई करके आपको पीएचडी के लिए फेलोशिप मिलती है। तो ये होता है सारा का सारा पीएचडी का प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि हमने पीएचडी कर ली एक बार, तो पीएचडी के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो पीएचडी के बाद सबसे पहली जो बात है वो तो है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में लग सकते हैं। दूसरा है आप साइंटिस्ट के रूप में भी किसी इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी डिपार्टमेंट के अंदर आप साइंटिस्ट के रूप में भी रिक्रूट किए जा सकते हैं। इसके अलावा आप रिसर्चर के रूप में भी अपना काम जो है वो कर सकते हैं पीएचडी के बाद में। तो ये हो गया पीएचडी के बाद आप क्या कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने एमएससी करी है और एमएससी के बाद में अगर आप एमटेक करते हैं, तो एमटेक करने के बाद आप कई सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर आप अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो इसके लिए मतलब एमटेक करने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है गेट बी, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि एमटेक का मतलब होगा मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी से अगर आप करना चाहते हैं एमटेक तो उसके लिए आपको गेट बी एग्जाम देना पड़ेगा। ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में इंडिया के कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में एमटेक करवाते हैं। तो वहां से आप बायोटेक्नोलॉजी में एमटेक कर सकते हैं। और एमटेक करने के बाद में आप एसोसिएट साइंटिस्ट के रूप में, बायोटेक्नोलॉजी इंस्ट्रक्टर के रूप में, जीनोमिक रिसर्च स्पेशलिस्ट के रूप में, रिसर्च एसोसिएट के रूप में, चीफ इंजीनियर के रूप में, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में, तो इस तरीके से आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या फिर अलग अलग पोस्टों के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं एमटेक करने के बाद में बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे जितने भी जो करियर ऑप्शंस थे या जितने भी जो हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज थी आपके 12th के बाद में, बीएससी के बाद में, एमएससी के बाद में, पीएचडी के बाद में, एमटेक के बाद में, तो इन सभी को हमने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो अब आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में जरूर इसको शेयर करिए, क्योंकि जो ये चीज़ें हैं ये लोगों को पता ही नहीं होती कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है। उनको करियर ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं होता। जब मैं 12th पास कर रहा होता था उस टाइम मुझे पैरामेडिकल के बारे में कोई पता नहीं था कि पैरामेडिकल सेक्टर क्या होता है। ठीक है, मुझे पीएचडी कैसे होती है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था पहले। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है, तभी आप उस फील्ड में जा सकते हैं, तभी आप उस फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, मास कम्युनिकेशन के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता कि मास कम्युनिकेशन जैसा भी कुछ फील्ड होती है, फैशन डिजाइनिंग जैसी भी कोई फील्ड होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको शेयर करना, लोगों को जागरूक करना हमारा कर्तव्य है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इतनी देर जुड़े रहने के लिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।